मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बाल विकास का फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए। उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी का किया था, उसके बाद में बाल विकास जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर बाल विकास आंदोलन की शुरुआत स्टैनली हॉल के द्वारा की गई थी। उसी से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो कि आज की क्लास में अपन कवर करेंगे, और मेजर आज की क्लास में बाल विकास से संबंधित परिभाषा होगी। अभिवृद्धि एवं विकास दोनों में अंतर देखेंगे, यानी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है वो समझेंगे। उसके बाद में बात करने वाले हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें दो महत्वपूर्ण कारक होंगे, एक तो वंशक्रम और दूसरा वातावरण। इन सारी चीज़ों को आज कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से जो है वो बाल विकास के अंदर अवस्थाएं पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना इन तीनों अवस्थाओं से होता है, जिसमें शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो वहां तक पहुंचने से पहले सबसे पहले विकास एवं अभिवृद्धि का कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा, और जो बेसिक सी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा एवं बोलता जाऊंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को एज ए फिल्म की तरह नहीं देखना है, टेबल कुर्सी पर बैठ करके पेन पेपर लेकर के नोट भी करना है, साथ में समझने की कोशिश करनी है। और हाँ, यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए से थोड़ा बहुत भी यदि फायदा होता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल जयपाल सिंह को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशन होकर के और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस क्लासेस ले आ पाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए हुए। बाल विकास के अंदर आज जो पढ़ने वाले हैं वो अपन बाल विकास से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट जो है वो पिछली क्लासेस में हम भूल गए थे बताना, वो आज बता देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अमेरिका के न्यूयॉर्क से स्टैनली हॉल ने बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आप ऐसे ही शॉर्ट में लिख दीजिए ना। अब भारत में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1930 के अंदर हुई है, और किसने की है तो आप कहेंगे ताराबाई मोडेक। क्या नाम है? ताराबाई मोडेक। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा कहीं पे तो मैं आपको बोल करके बता दूंगा, आप नोट कीजिए। भारत में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत 1930 के अंदर ताराबाई मोडेक के द्वारा हो जाती है। एवं बाल विकास से संबंधित दो महत्वपूर्ण बुक्स होती है जो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि जीन पियाजे की है। किन महोदय की है बताइए? जीन पियाजे। जीन पियाजे की इंपॉर्टेंट दो बुक्स आती है जो कि बाल विकास से संबंधित है, उनके आपको नाम लिखने हैं। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सबसे पहले कौन कौन सी है? पहली जो जीन पियाजे की बुक है वो है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। और सेकंड है जीन पियाजे की पुस्तक, वो है आपके लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये दो मुख्य पुस्तकें हैं जो कि आपको याद रखनी है बाल विकास से संबंधित जीन पियाजे की। पहली बात बताइए कि भारत के अंदर यदि आपको पूछ ले सीधा सीधा कि विश्व में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप क्या बताएंगे? स्टैनली हॉल के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क से बाल विकास आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि भारत में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो आप बताएंगे 1930 के अंदर ताराबाई मोडेक के द्वारा भारत में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत होती है। बाल विकास से संबंधित ही दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई है। जीन पियाजे के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। इनके बहुत शानदार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और एक प्रश्न जीन पियाजे के थ्योरी से जरूर आता है, मॉडल से जरूर आता है। लेकिन यहाँ पर बात करने वाले हैं जीन पियाजे की दो बुक्स की। पहली बुक्स कौन सी है? मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। दूसरी कौन सी है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें, हिंदी में याद नहीं रखना है, क्योंकि बुक्स एवं जो मनोवैज्ञानिक है उनके नाम है एज इट इज आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में भी एज इट इज पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपन स्टार्ट करने वाले थे बाल विकास। तो बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है बताइए? परिभाषाएं, कि बाल विकास कहते किसे हैं, होता क्या है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम में। फर्स्ट है वो है बर्क महोदय की, है ना, मनोवैज्ञानिक है बर्क। और बर्क महोदय क्या कहते हैं? तो बर्क महोदय के अनुसार बाल विकास क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में है जिसमें बालकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन आयु वर्ग आपको की पॉइंट के रूप में याद रखना है। आयु वर्ग कौन कौन सा? तो इन्होंने कहा था जन्म पूर्व अवस्था से, मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक,
है ना। बर्क महोदय कहते हैं कि बाल विकास क्या है, तो ये कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की उस शाखा के रूप में है जहां पर बालक के जन्म पूर्व अवस्था से लगा करके परिपक्वता तक के संबंधों को स्पष्ट रूप से जाना जाता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो बाल विकास है। आपको सीधा सीधा मैं बताऊंगा परिभाषा को कैसे याद रखना, केवल की पॉइंट से, पूरी परिभाषा याद नहीं रखनी है, केवल ये याद रखना है कि जन्म पूर्व अवस्था से लगा करके परिपक्वता अवस्था तक जिसमें अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास है। ऐसा कहने वाले कौन है? बर्क है। उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है क्रो एंड क्रो, नाम ही ऐसा है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से कहा, परिभाषा यही है, 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे, तीनों में लगभग बातें यही कहने वाली है, लेकिन उसको अलग अलग अपने अपने शब्दों में कह दिया है। बर्क ने कहा कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, और क्रो एवं क्रो कहते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था के प्रारंभ तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था के प्रारंभ तक। तो ये क्या है बताइए? ये बाल विकास है। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल विकास क्या है? क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल विकास वो है जिसके अंदर बच्चे की गर्भावस्था से लगा करके किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है, वो बाल विकास है। कहा किसने? क्रो एवं क्रो ने। जबकि बर्क महोदय ने क्या कहा है? बर्क का कहना है कि जन्म पूर्व अवस्था से लगा करके परिपक्वता। यदि आप दोनों बातों को तुलना करें तो देखिए, जन्म पूर्व अवस्था का मतलब क्या होता है? जन्म पूर्व अवस्था का मतलब भी गर्भावस्था होता है, लेकिन यहाँ पर परिपक्वता अवस्था किसने कहा है? बर्क ने। जबकि किशोरावस्था किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने। एक मनोवैज्ञानिक वो है जिनका नाम है मुनरो। क्या नाम है? मुनरो। ये सारी परिभाषाएं आपको याद रखनी पड़ेगी, केवल की पॉइंट याद रखना है, पूरी परिभाषा मैंने नहीं लिखा है, केवल की पॉइंट एग्जाम में देखते आपको पता होना चाहिए। इन्होंने गर्भावस्था ही कहा है, गर्भावस्था तो कहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ना तो परिपक्वता अवस्था कहा है ना ही किशोरावस्था, यहाँ पर कह दिया प्रौढ़ावस्था। क्या कह दिया? प्रौढ़ावस्था। ये बाल विकास को अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने वाले 3 मनोवैज्ञानिक थे जिनको आपको याद रखना है। पहले जो है वो है बर्क महोदय। बर्क के अनुसार क्या है? तो जन्म पूर्व अवस्था से लगा करके परिपक्वता अवस्था तक जिनका अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास है। दूसरे है क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो का कहना है कि गर्भावस्था से लगा करके, जन्म पूर्व अवस्था तो कहने वाले बर्क है, गर्भावस्था से लगा करके किशोरावस्था के प्रारंभ तक जिसका अध्ययन किया जाता है वह बाल विकास है। थर्ड पॉइंट है, मुनरो ने जो परिभाषा दी है वो क्या है? गर्भावस्था से लगा करके प्रौढ़ावस्था तक के अध्ययन को क्या कहा है? बाल अवस्था, बाल विकास कहा है। तो ये सारी चीजें होगी बाल विकास से संबंधित। अभी जो मेजर कंसेप्ट है वो अपने पास में है अभिवृद्धि। 2 मेजर कंसेप्ट है जहां से 1 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जबकि बाल विकास से 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना, उसमें से 1 क्वेश्चन या तो अभिवृद्धि एवं विकास से पूछे जाने की पूरी संभावना है। अभिवृद्धि एवं विकास, देखिए इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है और आराम से समझिएगा। अभिवृद्धि यानी कि जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रोथ, इंग्लिश टर्म भी आपको कुछ कुछ जगह याद रखनी है, और विकास यानी कि डेवलपमेंट। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए अभिवृद्धि का जो संबंध होता है वो आपके शारीरिक संरचना से होता है, शारीरिक विकास से होता है। केवल और केवल अभिवृद्धि आपके शारीरिक विकास से संबंधित होती है। जैसे किसी की आप लंबाई में वृद्धि देखते हैं, पहले 4 फुट का था अब 6 फीट का हो गया है, इसका मतलब क्या है कि उसकी वृद्धि हो गई है। वृद्धि सेंस उसकी लंबाई बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई है, तो वो उससे शरीर से संबंधित है, वो है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को आप सीधा सीधा अपनी नजरों से देख सकते हैं, माप एवं तोल सकते हैं, वो कहलाएगी अभिवृद्धि, और शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। जैसे कि मान लो मेरी हाइट जो है वो पहले कम थी, मैं जब बचपन में थे तो हाइट सबकी कम थी, लेकिन आज देखें तो हाइट मेजर करके हम बता सकते हैं कि उसकी क्या हुई है? ग्रोथ हुई है, वो बड़ा है, उसकी लेंथ में वृद्धि हुई है, तो वो शारीरिक पक्ष से संबंधित है, इसलिए अभिवृद्धि हो गई। अब विकास क्या है? छोटे बच्चे की हड्डियां जो है वो नाजुक होती हैं, जल्दी से मुलायम होने से टूट जाती हैं, मजबूती उतनी नहीं होती है, उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं होता है। लेकिन यदि एक नौजवान की हड्डियां देखें अपन तो मजबूत होती हैं, तो कहेंगे कि उसकी हड्डियां क्या है? विकसित है, डेवलप्ड हो रखी है। किसी की सोच देखें, जैसे कि छोटा बच्चा है वो जो है वो अच्छे तरीके से नहीं सोच पाता, संबंधों को नहीं जान पाता, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी
मत जो है उसका वो इतना परिपक्व नहीं होता है जब वो छोटा होता है, लेकिन उसमें धीरे धीरे बदलाव आते रहते हैं। जैसे वो सामाजिक संबंधों में परिपक्व होता जाता है तो अपन कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। समझ रहे? तो इन दोनों में साफ साफ अंतर आपको पता होना चाहिए। यदि मैं शॉर्ट में कहूँ तो जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं एवं शारीरिक संरचना से संबंधित होते हैं, वो सीधे सीधे अभिवृद्धि के अंदर आते हैं। जबकि विकास आपके सर्वांगीण विकास से संबंधित है। सर्वांगीण विकास कैसे? जिसमें आपका मानसिक भी आ गया, शारीरिक भी आ गया, संवेगात्मक भी आ गया, और बाकी सारे जो विकास है वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? इस वाले पॉइंट के अंदर। जबकि इसी का एक भाग जो है वो अभिवृद्धि है। यदि आप समझिए, यदि ये आपकी अभिवृद्धि है जिसको मैं जी से लिख देता हूँ ग्रोथ, तो आपका बहुत सारा पार्ट जो है वो डेवलपमेंट डी के अंदर आता है। यानी जो अभिवृद्धि है वो किसका भाग है? विकास का ही एक भाग है। अपन यूं कह सकते हैं कि अभिवृद्धि होना विकास के अंतर्गत आता है, लेकिन विकास होने का कतई ये मतलब नहीं कि उसकी अभिवृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इसको और अच्छे से समझते हैं अभिवृद्धि एवं विकास को। सबसे पहले देखिए अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि किससे संबंधित होती है? शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है, शारीरिक संरचना से। जैसे किसी की हाइट बढ़ जाना, वजन में वृद्धि होना, आकार में बढ़ जाना, हड्डियों की संख्या बढ़ जाना, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएगी? अभिवृद्धि, जिसको कहते हैं ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट किससे संबंधित हो जाएगा? ये जो है वो संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित होता है। संपूर्ण व्यक्तित्व केवल और केवल आपके शारीरिक पक्ष से संबंधित नहीं होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये अभिवृद्धि जो है वो संकुचित अर्थ में है। कैसे अर्थ में है? अभिवृद्धि संकुचित अर्थ में है। जबकि विकास जो है वो किस में है बताइए? व्यापक अर्थ में है। व्यापक इन द सेंस सारा का सारा विकास संबंधित होता है अपन से, शरीर से, शारीरिक कह दीजिए, मानसिक कह दीजिए, भावात्मक कह दीजिए, सभी के सभी पॉइंट उस डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक होती है यानी कि इसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, या फिर मात्रात्मक की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि माप एवं तोल का विषय होती है अभिवृद्धि। जबकि यदि विकास की बात की जाए तो विकास जो है वो मात्रात्मक तो होता ही है, प्लस गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, यानी कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिसमें दौड़ने की इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना अच्छे से नहीं दौड़ पाता है, केवल चल रहा है घुटनों के बल या फिर धीरे धीरे। लेकिन यदि कोई विकसित पुरुष है, आपके मेरे उम्र का कोई लड़का है, तो वो जो है वो दौड़ने में सक्षम है, अच्छे से दौड़ पाएगा, अपना काम खुद कर पाएगा, सामर्थ्य है उसके अंदर, क्षमताएं है अपना काम करने का, तो वो सारी की सारी गुणात्मक चीजें आ जाएगी। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक इज इक्वल टू डेवलपमेंट यानी कि विकास हो जाएगा। जबकि केवल और केवल मात्रात्मक पॉइंट की बात करें तो वो अभिवृद्धि के अंदर आ जाता है। अभिवृद्धि जो है वो केवल और केवल बाह्य रूप होता है। क्या होता है? बाह्य रूप से संबंधित होता है, जबकि विकास आंतरिक होता है, बाह्य नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको एक केवल समझाने के लिए कि अभिवृद्धि एवं विकास होता क्या है। मैं एक टेबल बना रहा हूं अभी अभिवृद्धि एवं विकास की, जिसमें और अच्छे से पॉइंटों को क्लियर करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास को एक टेबल के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको एक तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता रहेगी। अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से पूछा जाएगा। देखिए अभिवृद्धि क्या है, तो अभिवृद्धि में जैसा कि मैंने बताया कि मात्रात्मक है। मात्रात्मक यानी कि माप एवं तोल सकते हैं, आंखों से उसको सीधा देख सकते हैं। जबकि यदि विकास में पूछा जाए तो अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग होता है, इसलिए मात्रात्मक तो आना ही है। उसके साथ में एक और पॉइंट आएगा जिसको कहते हैं गुणात्मक। तो विकास कैसा है? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक है, जबकि अभिवृद्धि कैसी है? केवल और केवल मात्रात्मक है। दूसरा है संकुचित अर्थ में ली जाती है, क्योंकि केवल और केवल शारीरिक संबंध से बता सकते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हैं, आंखों के देख करके बता सकते हैं कि इसकी हाइट में कितनी वृद्धि हुई है, इसका आकार बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, वेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इस प्रकार की जो देख करके आप बातें बता सकते हैं। तो संकुचित अर्थ में है, एक केवल शॉर्ट टर्म में आप इसको अभिवृद्धि यूज कर सकते हैं। जबकि विकास का मतलब शरीर से संबंधित भी है, मन से संबंधित भी है, मस्तिष्क से संबंधित भी है, आपके इमोशन से भी संबंधित है। ये सारा का सारा जब डेवलप होता है तो अपन कहते हैं कि इसका विकास हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है। जबकि अभिवृद्धि के अंदर केवल शारीरिक क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए ये संकुचित अर्थ में है और ये व्यापक अर्थ में है। तीसरा पॉइंट, संकुचित अर्थ किस अर्थ में? केवल और केवल शारीरिक पक्ष को दर्शाने का काम करती है अभिवृद्धि, जबकि ये सारा संपूर्ण विकास को दर्शाती है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, संवेगात्मक सारे विकास आ गए। जबकि अभिवृद्धि देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निश्चित समयावधि तक मेरी हाइट बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो कहाँ तक बढ़ती है? किशोरावस्था के अंतिम तक, 18-19 साल तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद में रुक जाती है।
हाइट ही क्यों, अभिवृद्धि जो पूरी की पूरी है वो एक केवल निश्चित समयावधि तक वृद्धि करती है, उसके बाद में रुक जाती है। कहने का मतलब अभिवृद्धि जीवन पर्यंत तक नहीं होती है। पूछ ले कि गर्भ में अभिवृद्धि होती है तो बिल्कुल होती है, बच्चा गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो उसकी अभिवृद्धि होती है, लेकिन एक निश्चित समयावधि तक होती है, जीवन पर्यंत अभिवृद्धि नहीं चलती है, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है, वृद्धि नहीं करता है। जबकि विकास जो है वो वूम टू टूम होता है, यानी कि गर्भ धारण से लगा करके और अंतिम स्टेज तक, वृद्धावस्था तक चलता है। अतः कह सकते हैं कि जो है वो विकास कैसा है, संपूर्ण जीवन तक चलने वाला है, जीवन पर्यंत तक चलता है। वूम टू टूम याद रखना है, गर्भ से ही विकास स्टार्ट हो जाता है, अभिवृद्धि भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभिवृद्धि केवल निश्चित समयावधि तक रहती है और विकास जीवन पर्यंत हमेशा चलता रहता है। ये पॉइंट क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में अभिवृद्धि के अंदर निश्चित क्रम नहीं होता है और दिशा का भी क्या रहता है, अभाव। एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करती है अभिवृद्धि, एक डायरेक्शन के अंदर नहीं होती है। विकास को समझिए, विकास के अंदर एक निश्चित क्रम होता है एवं दिशा होती है, इस पॉइंट को समझिए आप। निश्चित क्रम का एवं दिशा का क्या मतलब है, जब आगे पढ़ेंगे कि बाल विकास के सिद्धांत के अंदर, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के अंदर तो 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। विकास की दिशा में अपन पढ़ेंगे सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉडल यानी किसी भी बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद में शरीर के अन्य अंगों पर वह नियंत्रण प्राप्त करता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में पढ़ेंगे कि विकास सबसे पहले केंद्र की ओर होता है, उसके बाद में परिधि की ओर होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले क्या करता है, घुटनों के बल चलने लगता है, उसके बाद में अपने पंजों पर खड़ा रहता है, उसके बाद में भागना सीखता है। तो एक निश्चित क्रम को फॉलो कर रहा है, एक निश्चित दिशा में फॉलो कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई बच्चा पहले भागना सीखता है उसके बाद में घुटनों के बल चलना सीखता है। तो एक निश्चित क्रम फॉलो कर दिया और एक निश्चित दिशा होती है। निश्चित क्रम में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक बालक का विकास जो है वो शैशवावस्था में होता है, थोड़ा उसके बाद में बाल्यावस्था में होगा, उसके बाद में किशोरावस्था में होगा, एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए रहेगा। तो ये एक विकास की विशेषता के रूप में गिना जाता है कि विकास जो है वो एक निश्चित क्रम के अंदर होता है, एक निश्चित दिशा के अंदर होता है, यानी एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जबकि अभिवृद्धि जो है उसमें इसका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब माप तोल का विषय हो गया, जिसे अपन मेजर कर सकते हैं, या तो माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। तो अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो माप एवं मात्रा का विषय है, माप एवं तोल का विषय है, मात्रात्मक है। जबकि ये क्या है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक है, यानी कि मूल्यांकन का विषय है कि पहले की तुलना में थोड़ा बड़ा है, पहले की तुलना में अब थोड़ा ज़्यादा विकसित हुआ है, सोच में डेवलप आया है। तो इस प्रकार से मेजर नहीं कर सकते कि कितना आया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभिवृद्धि जो है वो केवल बाह्य स्वरूप में होती है, जबकि विकास आंतरिक होता है। ये तो बता ही दिया, हाइट में वृद्धि कह दीजिए, आपके आकार में वृद्धि कह दीजिए, जिसको आप मेजर करते हैं, देखते हैं, बाह्य रूप है, आपसे शरीर से संबंधित है। जबकि विकास आंतरिक होता है, हड्डियां मजबूत होना, अपना सामर्थ्य में मजबूत होना। मान लीजिए छोटा बच्चा पहले 5 किलो का वजन नहीं उठा पाता था, केवल घुटनों के बल चल पाता था, लेकिन अब वह अच्छे से भाग दौड़ कर सकता है, घर का काम करता है, वजन भी उठा लेता है, यानी कि उसकी जो है वो सामर्थ्य, जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है, उसका सामर्थ्य में वृद्धि हुई है, उसकी क्षमताओं में वृद्धि हुई है, आंतरिक वृद्धि है। आप उसको देख करके नहीं कहते कि हाँ इसकी अब जो है वो ग्रोथ तो देख करके बोल देंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वह बच्चा डेवलप हो गया है, उसकी क्षमताओं में वृद्धि होती है। तो विकास आंतरिक होता है, जबकि अभिवृद्धि जो है वो बाह्य स्वरूप को लिए हुए होती है। इसी के साथ में एक पॉइंट और यहाँ पर लीजिए कि विकास जो है वो लचीलापन रखता है। विकास कैसा होता है बताइए, लचीलापन रखता है और विकास एकीकृत होता है। ये 2 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। विकास लचीला भी होता है, विकास एकीकृत होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सतत होता है, जीवन पर्यंत होता है। ये कुछ कीवर्ड है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। एक लचीलेपन का मतलब क्या है, विकास में संशोधन किया जा सकता है। कैसे, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की अभी सोच उतनी डेवलप नहीं हो रखी होती है, तो वो एक निश्चित क्रम से अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन क्या वो बच्चा जब 25-27 साल का हो जाता है तो उसी प्रकार से सोचता है? नहीं। छोटे बच्चे की आवश्यकता केवल रोटी से होती है, लेकिन जब वो नौजवान हो जाता है तो कंपटीशन भी करता है, उसकी सोच का दायरा भी बढ़ता है, लोगों के रिश्ते नाते भी समझ
समझने लगता है तो ये सारी चीजें कैसी है, लचीलापन, केवल जो स्थिर नहीं होती है उसमें धीरे धीरे वो अपनी सोच में बदलाव करता रहता है, विकसित करता रहता है। तो इसको कहते हैं लचीलापन, यानी विकास जो है वो संशोधन योग्य भी है। एक शब्द याद रखना, विकास कैसा होता है, संशोधन योग्य। इसी लचीलेपन से मैं बता रहा हूँ संशोधन किया जाता है। लचीलेपन का मतलब संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन करने को ही क्या बोलेंगे, संशोधन योग्य। विकास संशोधन संशोधित किया जा सकता है। उसके बाद में एकीकृत, सभी पक्षों से संबंधित है इसलिए एकीकृत होता है। केवल ये नहीं कि एक ही रेखिक स्थिर रूप से चला जाएगा, शरीर के संपूर्ण व्यक्तित्व को डेवलप करने का काम करता है। यदि आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, बच्चे की उम्र बढ़ रही है, तो साथ साथ में उसका सामर्थ्य भी बढ़ता है, उसका पावर भी बढ़ता है, उसके सोचने समझने की क्षमताएं भी बढ़ती है, चिंतन कर पाता है, समझ डेवलप हो जाती है। तो सारे के सारे एकीकृत रूप से होती है। जबकि हाइट बढ़ने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि अब उसके सारे दूसरे जो एस्पेक्ट है वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो विकास एकीकृत होता है। सतत का मतलब तो वूम टू टूम हो गया, यानी कि गर्भ से लगा करके कब्र तक हमेशा विकास डेवलप होता रहता है। बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बूढ़ा हो या फिर नौजवान हो, वो हमेशा अपनी उम्र में सीखता रहता है, लर्निंग होती रहती है, डेवलप होता रहता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस पे एक क्वेश्चन जो है अभी रीट 2021 में भी पूछा गया था, जिस पे काफी विवाद रहा था कि आंसर क्या होना चाहिए, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो मैं समझता हूं कि अभिवृद्धि एवं विकास आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे के पॉइंट देखते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यहां से भी प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले दो मेजर फैक्टर है, एक है वंशक्रम हेरिडिटी और दूसरा है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। यदि नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता रहा हूं, आप साथ में नोट कीजिए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, मोस्टली दो हैं जिन पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तो है वंशक्रम और दूसरा है वातावरण। सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वंशक्रम। देखिए, वंशक्रम का आप सीधा सीधा विकास में अर्थ समझिए। किसी के माता पिता का रंग यदि गोरा है तो मोस्टली कहते हैं कि बच्चे का रंग भी गोरा होगा। माता पिता से संबंधित मतलब उनके पूर्वज भी, केवल माता पिता का ही प्रभाव नहीं रहता है, उनके पूर्वजों का भी घटता हुआ प्रभाव रहते हैं, बायोमेट्रिक सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो माता पिता जैसे जैसे होते हैं उनकी संतानों में भी वे गुण दिखाई देते हैं जो कि जीन्स के माध्यम से आते हैं, गुणसूत्रों के माध्यम से आते हैं। पूर्वजों के जो गुण संतानों में देखने को मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, वंशक्रम। जबकि वातावरण, वंशक्रम के अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो वातावरण के अंदर आ जाएगी। आप एक एग्जाम्पल से समझिए वातावरण को, प्रभाव को। एक ले लीजिए आप साउथ अफ्रीका के बच्चे को जिसका रंग जो है वो थोड़ा सा काला होता है, शरीर से मजबूत होते हैं। जबकि आप यूरोप जैसे महाद्वीप से अगर किसी बच्चे को उठा दीजिए तो वहां से जो है वो गोरा छिट्टा होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, उनकी दिनचर्या अलग होती है। क्यों? क्योंकि वातावरण का प्रभाव होता है। वातावरण के साथ साथ में पोषण भी प्रभावित करता है कि बच्चे को कैसा खान पान मिला है। यदि बच्चा कुपोषित हो जाता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो वो भी उसको प्रभावित ही करेगा। लेकिन मेजर दो फैक्टर वंशक्रम और वातावरण। इनको और अच्छे से समझाने के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले वंशक्रम का प्रभाव समझते हैं बालक के विकास पर, बाल विकास पर। तो वंशक्रम का बाल विकास पर प्रभाव समझाने के लिए BN झा ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, और दूसरा दिया है जेम्स ड्रेवर। वंशक्रम को परिभाषित करने के लिए BN झा ने बोला है कि वंशक्रम बालक की संपूर्ण योग्यताओं का योग है, बालक की संपूर्ण योग्यताओं का योग है। ऐसा कौन कहते हैं? जेम्स ड्रेवर कहते हैं। तो वंशक्रम बालक की, नोट भी कीजिए, वंशक्रम बालक की जन्मजात योग्यताओं का योग है। बालक की जन्मजात योग्यताओं का योग है। कहने का मतलब बालक जन्म के साथ ही अपने अंदर जो विशेषताएं लेकर के पैदा होता है, बालक के अंदर जन्म से ही जो योग्यताएं होती है, उन सभी योग्यताओं का योग ही क्या है? वंशक्रम। ऐसा कौन कहते हैं? BN झा। BN झा के अनुसार क्या है वंशक्रम? वंशक्रम बालक की सभी जन्मजात, बालक की सभी लिखना है ना, बालक की सभी जन्मजात योग्यताओं का योग ही वंशक्रम है, ऐसा BN झा ने कहा। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि माता पिता द्वारा अपनी मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं का बालक के अंदर हस्तांतरित करना, यही क्या है? वंशक्रम। यानी कि माता एवं पिता जो होते हैं वो अपनी सारी योग्यताओं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, वो अपने बच्चे को दे देते हैं। वैसी की वैसी योग्यताएं बच्चा धारण कर देता है, उसको क्या कहा है? वंशक्रम। यदि आप परिभाषा पूरा लिखना ही चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो बोल करके मैंने बताया है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का उनके बच्चों में हस्तांतरण लिख देता हूँ मैं, साथ में आप भी नोट कीजिए। माता पिता की
मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं, माता पिता की मानसिक एवं शारीरिक योग्यता नहीं है, विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण, विशेषताओं का उनकी संतानों में हस्तांतरण ही क्या है? वंशक्रम। तो वंशक्रम को समझाने के लिए मोस्टली दो परिभाषाएं याद रखनी है। बीएन झा कहते हैं कि बालक की सभी जन्मजात योग्यताओं का योग वंशक्रम है। दूसरा, जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का उनके बच्चों में, उनके संतानों में हस्तांतरण कर देना ही क्या कहते हैं? वंशक्रम कहते हैं। ये दो चीजें याद रखना है। उसके बाद में कुछ बातें आपको याद रखनी है गुणसूत्र से। गुणसूत्र से संबंधित भी बाल विकास में पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल यही रहता है कि जो बालक है उसका निर्माण कितने कोष से होता है, यानी मानव शरीर का निर्माण कितने कोष से होता है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर का निर्माण केवल और केवल एक कोष से होता है, और इसी कोष को कहते हैं अपन संयुक्त कोष। मानव शरीर का निर्माण कितने कोष से होता है? तो एक ही कोष से होता है, और इस कोष को क्या कहते हैं? संयुक्त कोष कहते हैं। संयुक्त कोष जो है वो माता व पिता से मिलता है। माता पिता से मिलकर के जो कोष बना है उसको संयुक्त कोष कहेंगे, और संयुक्त कोष से ही मानव शरीर का निर्माण होता है। पूछ ले कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े का मतलब टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। माता से 23 और पिता से 23, ऐसे 23 जोड़े मिल जाएंगे, जिसमें लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं बताइए? लिंग गुणसूत्र। माता के अंदर XX प्रकार का लिंग गुणसूत्र, जबकि पिता के अंदर XY प्रकार का लिंग गुणसूत्र मिलता है। तो ये पूछे जाने वाले प्रश्न है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े, यानी कि किसी भी स्वस्थ बालक या बालिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 होती है। यदि मान लीजिए इन 46 ना होकर के कम ज्यादा हो जाती है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी बीमारी हो जाती है। उनके भी नाम है स्पेशल। मान लीजिए कि ये 46 ना होकर के 45 हो गए तो इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। यदि गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी हो जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है, तो उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम केवल और केवल महिलाओं के अंदर होता है। किसके अंदर? महिलाओं के अंदर, या फिर कह सकते हैं बालिकाओं के अंदर होता है। गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी, यानी 46 से 45 गुणसूत्र हो गए तो उसको टर्नर सिंड्रोम कहेंगे, और यह महिलाओं में ही होता है, पुरुषों के अंदर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? यदि 45 हो जाए तो महिला होते हुए भी उसके अंदर महिलाओं जैसे गुण नहीं होते हैं, वह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है ना। तो उसको कहते हैं, महिलाओं के अंदर हो गया 45 गुणसूत्र हो गए तो उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। पूछ लिया जाएगा कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी बताओगे? 45। और इससे प्रभावित कौन होती है? केवल और केवल महिलाएं। मान लीजिए 45 ना होकर के 46 भी ना हुई, 46 तो स्वस्थ हो गया, लेकिन 47 हो गई, गुणसूत्रों की संख्या 47 होगी, तो इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं बताइए? डाउन सिंड्रोम। नाम देख करके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डाउन का मतलब तो कमी होना होता है, 45 हो रहा होगा, लेकिन नहीं। डाउन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये खोज की थी, तो इस प्रकार के उनके नाम से ये रख दिया। यदि गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, 47 हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे बताओ? डाउन सिंड्रोम। और यदि कोई बालक या बालिका डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो जाती है तो उसका IQ लेवल कम हो जाता है ना। बुद्धि लब्धि में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ये गुणसूत्रों से संबंधित कुछ बातें याद रखनी है। इसी के गुणसूत्रों से ही गुणसूत्र में ही क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र के अंदर ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक धागेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर आनुवांशिकता होती है। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं जीन्स, है ना। पहनने वाले जीन्स नहीं होते हैं, ये विज्ञान वाले जीन्स होते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीन्स होते हैं आनुवांशिकता के वाहक। क्या कहते हैं इसको? आनुवांशिकता के वाहक। ये एक बार CTET में प्रश्न पूछा जा चुका है कि आनुवांशिकता के वाहक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपको नोट भी करना है। आनुवांशिकता के वाहक किसको कहते हैं? तो जीन्स को कहते हैं। जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन्स को आनुवांशिकता के वाहक, माता पिता से उनकी विशेषताओं को उनके बच्चों में पहुंचाने का काम भी कौन करते हैं? यही गुणसूत्र के अंदर जीन्स करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कह दिया गया? आनुवांशिकता के वाहक कहा गया।
तो ये सारा आपको नोट करना है। उसके बाद में वंश क्रम के कुछ नियम दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दे रखे हैं। उन नियम को एवं वंश क्रम का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़, बाल विकास में वंश क्रम के प्रभाव को पढ़ रहे थे। तो वंश क्रम के कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जिनको आपको याद रखना है। पहला कौन सा है, तो वो है बीज कोश की निरंतरता का नियम, जो कि किसने दिया है, बीजमैन ने। पहला कौन सा नियम है, बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया किसने है, बीजमैन ने। ऐसे याद रख लेना, बीज और यहाँ पर भी क्या है, बीज। तो बीज कोश का नियम कौन सा मैन देगा, बीजमैन देगा। और किस पर प्रयोग करके दिया है, तो चूहे पर प्रयोग करके दिया है। इसका मतलब क्या है, इनका मतलब है बीज कोश की निरंतरता के नियम का मतलब कि बीज कोश जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा चलता रहता है, बीज कोश कभी भी नष्ट नहीं होता है। जो जीव जनन द्रव्य है उसका कभी भी नाश नहीं होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर दिया जाता है। यही है बीज कोश की निरंतरता का नियम। दूसरा है वंश क्रम के अंदर समानता का नियम। समानता का मतलब जैसे माता पिता वैसी ही संतान, यानी कि माता पिता एवं उनके पूर्वजों का संतानों के साथ में समानता होना ही क्या कहलाएगा, समानता का नियम। थर्ड है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम दिया किसने है, तो डार्विन एवं लेमार्क ने। इतने वैज्ञानिक का नाम आपको याद नहीं रखना है, केवल नियम याद रखने हैं कि होता क्या है। एग्जाम्पल अब की बार पूछा जा चुका है ना, इस प्रकार के सीधे सीधे अर्थ दे देगा, कोई भी एक कथन दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न उपरोक्त कथन वंश क्रम के किन नियम से संबंधित, और ऑप्शन में आपको 4 नियम देखने को मिलेंगे। विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का मतलब जैसे माता पिता उनके पूर्वज है, उनसे कुछ भिन्न गुणों की संतान भी उत्पन्न हो सकती है, गुणों में थोड़ी बहुत भिन्नता भी हो सकती है। प्राकृतिक चयन का नियम किसने दिया है, तो डार्विन ने दिया है। इनका कहना है कि शक्तिशाली ही जीवित रहने का अधिकारी है। जंगल में जो जीवित रहेगा मतलब वो सामर्थ्यवान है, नहीं तो उसका शिकार कर दिया जाएगा। इस प्रकार के जो थॉट है वो डार्विन ने दिए थे। इसी को कहते हैं प्राकृतिक चयन का नियम। दूसरा है प्रत्यागमन, ब्रैकेट के अंदर मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि विपरीत गुणों वाला नियम है, यानी प्रत्यावर्तन का नियम। प्रत्यागमन का नियम, प्रत्यागमन का नियम क्या है कि माता पिता से ठीक उलट संतान का उत्पन्न हो जाना, एकदम विपरीत गुण हो जाना। जैसे कि माता पिता की लंबाई बहुत अच्छी है, दोनों की लंबाई अच्छी है, उनके पूर्वज में भी लंबाई सभी की ठीक ठाक थी, लेकिन बच्चा जो है वो बौना पैदा हो जाए, यानी उसकी हाइट कम हो जाए, तो एकदम विपरीत गुणों का हो जाना ही क्या कहलाता है, बताइए। प्रत्यागमन का नियम आपको ऐसे ही लिखना है, विपरीत गुण का नियम। छठा पॉइंट है कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ये नियम तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेमार्क ने दिया था, जिराफ पर प्रयोग करते हुए दिया था। क्या बोला था कि जो जीव जंतु है वो अपने जीवन काल में जिन जिन गुणों का अर्जन करते हैं, जो जो गुण सीखते हैं, वो सीखे गए गुणों को अपने संतानों में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा किसने कहा, लेमार्क ने कहा। और किस आधार पर प्रयोग करके कहा, जिराफ पर प्रयोग करके कहा। इनका कहना है कि जिराफ जो है वो जमीन से घास नहीं चरता है, वो तो पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है, तो उसकी गर्दन क्या हो गई है, धीरे धीरे यूं प्रयोग में ज्यादा आने लगी, इसलिए जिराफ की गर्दन लंबी हो गई और धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों ने ये क्या कर दिया, गुण ले लिया। तो ऐसा लेमार्क ने कहा था जिराफ पर प्रयोग करके अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। लेकिन यहीं पर आप एक प्रयोग भी पढ़ते हैं कि चूहों की पूंछें काट करके बताया गया कि यदि 6-7 पीढ़ियों में चूहे की पूंछ काटती जाए तो उसके बाद में बिना पूंछ वाले चूहे पैदा नहीं होते। इसको आप सीधा सा एक एग्जाम्पल से समझिए। ये लेमार्क महोदय कहते हैं कि मैं जैसा काम करता हूं, या कि पूर्वज जो जैसे काम किए थे, वो सारे जो अर्जित गुण हैं, वो सारे अर्जित गुण वो अपने संतानों में भेज देते हैं, और संतान भी वैसे ही गुणों की प्रकट होती है। आपने देखा होगा कि विशेषकर इंडिया के अंदर राजस्थान में देखे तो कानों में पहनने का ये प्रचलन ज़्यादा है, और औरतें तो सब जगह कानों में छिदवाती हैं, कान छिदवाती है, छेद करवाती है कान में, लेकिन उनकी संतान जो है वो जन्म से ही कान छिदी हुई पैदा नहीं होती है। यानी कि जो अर्जित गुण है वो हस्तांतरित नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम लेमार्क कहते हैं। तो ये इन्होंने प्रयोग जिराफ पर करके कहा था। एक सेकंड लास्ट जो 7वां नियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। इस मेंडल ने दिया था, क्या नाम था, वर्ण संकरता का नियम। आपको नाम याद रखना है, वर्ण संकरता का नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। मेंडल ने आपने साइंस में पढ़ा ही होगा। और किस पर प्रयोग करके दिया था, उद्यानी मटर पर प्रयोग, मटर का पौधा था उस पर प्रयोग करके दिए थे मेंडल ने नियम, जिसका नाम था वर्ण संकरता का नियम। और इसके 2 उप नियम थे, दोनों के नाम आपको याद रखना है। पहला है पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र छटाई का नियम। ये कहते हैं कि जो 2 इकाइयों से
पौधा गुण प्राप्त करता है, दोनों के संक्रमण से जो गुण प्राप्त करता है पौधा वो स्वतंत्र होता है, चाहे एक पीढ़ी से ले या एक इकाई से ले या फिर दूसरी इकाई से कोई भी गुण ले सकता है। मान लीजिए कि माता पिता में से कुछ गुण, लंबाई के गुण मान लीजिए पिता से आ गए और बाकी चाल चलन का गुण माता से आगे, तो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, छटाई करते हैं, स्वतंत्र रूप से वो होते हैं किसी भी पक्ष से अपने गुणों को लेने के लिए। यही है स्वतंत्र छटाई का नियम और पृथक्करण का नियम, यानी उससे विपरीत गुण भी हो सकते हैं, अलग गुण भी हो सकते हैं। 8वां है बायोमेट्रिक सिद्धांत, ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो मनोवैज्ञानिक हुए हैं गाल्टन ने। बायोमेट्रिक सिद्धांत होता क्या है देखिए, बायोमेट्रिक सिद्धांत के अनुसार गाल्टन महोदय क्या कहते हैं कि केवल माता पिता के ही लक्षण जो है वो बच्चे के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि उनके पूर्वज जो है वो भी उसके लक्षणों में योगदान देता है। इनके अनुसार पितृपक्ष के पूर्वज एवं मातृपक्ष के पूर्वज जो है वो घटते हुए प्रभाव के अंदर अपनी संतानों को प्रभावित करते हैं। यह है बायोमेट्रिक सिद्धांत, यानी कि बच्चे के अंदर केवल माता पिता से गुण नहीं आएंगे, उनके दादाजी, परदादाजी, नानी, नाना जी, दोनों पितृ एवं मातृपक्ष दोनों से घटते हुए प्रभाव में पूर्वजों के गुण इकट्ठे होते हैं। यह है बायोमेट्रिक सिद्धांत। तो अभी तक हमने पढ़ा है वंशक्रम, और वंशक्रम के अंदर वंशक्रम के नियम पढ़े हैं। वंशक्रम के नियम के बाद वातावरण स्टार्ट करेंगे, लेकिन वंशक्रम में अभी भी कुछ पॉइंट बाकी हैं, सबसे थोड़ा सा लंबा चलेगा। उसके बाद में वातावरण जो है वो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल है। तो वंशक्रम में देखिए, वंशक्रम का प्रभाव जो है वो अलग अलग विशेषताओं पर जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है उनके नाम आपको याद रखने हैं। कैसे, देखिए, शारीरिक संरचना पर प्रभाव। शारीरिक संरचना का मतलब माता पिता की जो विशेषताएं बच्चे के शारीरिक संबंध से जो होती है, शारीरिक संरचना से जो होती है, उन पर अध्ययन किसने किया है, तो बच्चे की शारीरिक संरचना पर प्रभाव जो है वो किसने अध्ययन किया है, कॉल पियर्सन ने। जैसे कि माता पिता का गोरा होना, बच्चे का भी गोरा होना, माता पिता की लंबाई अधिक होना, बच्चे की भी लंबाई अधिक होना। तो इस प्रकार की जो शारीरिक संरचना है उनका अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन, तो कहेंगे कॉल पियर्सन, है ना। पियर्सन से याद रखना है, पियर्सन, यानी कि शारीरिक संरचनाओं पर अध्ययन किया है। दूसरा पॉइंट है कि मानसिक विकास पर प्रभाव। बच्चे के मानसिक विकास पर उसके वंशक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये किसने किया है, तो मानसिक विकास पर प्रभाव जो है वो मार्टिन कॉलिकॉल ने किया है, मार्टिन कॉलिकॉल ने। तो कॉलिकल कैसे याद रखना है भाई, देखिए, जो पागल हो जाता है, जिनका मानसिक विकास नहीं हो जाता वो पागल हो जाता है, और पागल को मारवाड़ी में क्या कहते हैं, काला ही कहते हैं। तो यहाँ से याद रखना है कॉलिकल। कॉलिकल का किसने अध्ययन किया है, मानसिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन, वंशक्रम के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है, कॉलिकल ने किया है। उसके बाद में है व्यवसायिक योग्यताओं का, यानी कि वो बच्चा कितना अच्छा सा बिजनेस कर पाएगा, व्यवसाय कितना अच्छा करता है, तो व्यवसायिक उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उन पर अध्ययन करने वाले कौन थे, कैटल। कैटल को आपको केटली से याद रखना है, और पीएम मोदी चाय बेचते तो केटली यानी व्यवसाय, ऐसे करके याद रखना है। कनेक्ट करने के लिए केवल ये शब्द जो बोल रहा हूं मैं, आपको वैसे ही कनेक्ट रखना है। एग्जाम में आपको याद आना चाहिए कि कैटल मीन्स, अच्छा, कैटल यानी कि व्यवसाय, व्यवसायिक योग्यताओं पर अध्ययन, कॉलिकल यानी कि काला, मानसिक विकास पर, पियर्सन, पियर्सन यानी कि शरीर से संबंधित, ऐसे ऐसे याद रखना है आपको। तो व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव किसने, कैटल ने अध्ययन किया। सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम है और ये विशेषताएं हैं। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बच्चे का समाज में किस प्रकार का रिलेशन रहता है, वह क्या सामाजिक रहता है, असामाजिक रहता है, ये सारी विशेषताओं पर अध्ययन किसने किया है, विनशिप ने किया है। विन को थोड़ा सा वाइन पढ़ना है ना, वाइन, वाइन मीन्स दारू होता है, ऐसे ही याद रखना है, विनशिप, लेकिन वाइन, वाइन यानी दारू, दारू पीने से क्या होता है, सामाजिक संबंध बिगड़ जाते हैं। तो सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, ये केवल की पॉइंट है जो कि आपको ये पढ़ने हुए केवल याद रखने के लिए लंबे टाइम तक हेल्प करेंगे। तो वाइन सिर्फ याद रख देना, क्या है, वाइन मीन्स दारू, सामाजिक संबंध जो है वो बिगड़ जाते हैं। कैटल, कैटली, कैटली यानी कि बिजनेस, व्यवसायिक योग्यता पर, कॉलिकल, काला, मानसिक विकास पर, पियर्सन, पिया, पिया मीन्स शारीरिक संरचना, ये याद रखना है। उसके बाद में चरित्र एवं महानता पर अध्ययन। अपन नहीं कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन चरित्र डोलना नहीं चाहिए, डगडेल नहीं होना चाहिए। चरित्र कैसा नहीं होना चाहिए, डगडेल नहीं होना चाहिए, डोलना नहीं चाहिए, हिलना डोलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो ये सारी चरित्र एवं महानता पर प्रभाव का अध्ययन किसने किया, तो आप बोलेंगे डगडेल ने। किसने, डगडेल, ये मनोवैज्ञानिक हुए डगडेल। उसके बाद में मूल शक्तियां। अब देखो, ये शक्ति से पता लगता है, शक्तियां डाकण भूतों के पास में होती है, तो ऐसा याद रखना है, थॉर्नडाइक। क्या, थॉर्नडाइक। ये केवल ट्रिक्स है, ये केवल कनेक्टिंग वर्ड्स है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे सीधा सीधा आंसर निकालने में। ज्यादा भूलेंगे नहीं, सोचना नहीं, केवल रिवीजन करना है आपको।
मूल शक्तियों पर प्रभाव किसने बताया है, तो थॉर्नडाइक ने बताया है। उसके बाद में देखिए क्लार्क, श्रेष्ठता पर प्रभाव क्लर्क ने बताया है। क्लर्क होता है कि नहीं होता है, क्लर्क किसको लगाते हैं, जो कि श्रेष्ठ आदमी होता है उसी को क्लर्क लगाते हैं, तो यहाँ पर क्लार्क याद रखना है। क्लार्क मीन्स श्रेष्ठता पर प्रभाव। तो एक बार मेरे साथ में सारे के सारे दोहराएंगे। पियर, पियर से याद रखना है पिया, पिया का रंग अच्छा होना चाहिए तो इसको बोलेंगे शारीरिक संरचना पर प्रभाव। शारीरिक संरचना पर प्रभाव किसने, पिया यानी कि कॉल पियर्सन ने। मार्टिन कॉलिकल, कॉलिकल यानी कि काला, मानसिक विकास पर। कैटल यानी कैटली यानी कि व्यवसायिक योग्यता पर विकास। उसके बाद में बताइए विनसिप, वाइन बोल देंगे, वाइन का मतलब दारू, सामाजिक संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए, सामाजिक संबंध। डगडेल, क्या नहीं डोलना चाहिए, चरित्र, तो चरित्र एवं महानता। थॉर्नडाइक, डाकण, डाकण से सीधा सीधा याद रखना है कि शक्तियां तो मूल शक्तियां। उसके बाद में क्लर्क किसको रखते हैं, जो कि श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो ये सारी की सारी केवल कीवर्ड है जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है वो वंशक्रम आपकी पूरा हो जाता है। वंशक्रम की परिभाषाएं भी पढ़ी, वंशक्रम के कुछ नियम भी पढ़े, वंशक्रम से संबंधित दूसरी बातें भी देखी, और यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग योग्यताओं पर प्रभावों का अध्ययन किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। उसके बाद में अपन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं वातावरण। क्या याद कर देते हैं, 2 पॉइंट बताए थे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कितने कारक थे, वंशक्रम एवं वातावरण। वंशक्रम को अच्छे से डीप से याद किया है, पढ़ा भी है, साथ में आपको नोट्स भी तैयार करने हैं और बार बार रिवीजन जरूर करना है। उसके बाद में क्या है, वातावरण। वातावरण पर जो है वो परिभाषाएं दी है। एक तो दी है रॉस ने, किसने दी है, रॉस ने, और दूसरी दी है वुडवर्थ ने। ये नाम है इनके ना, रॉस एवं वुडवर्थ। तो वातावरण से संबंधित रॉस क्या कहते हैं और वुडवर्थ क्या कहते हैं। रॉस कहते हैं कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वापस सुनिए, रॉस कहते हैं कि वातावरण एक ऐसी बाह्य शक्ति है जो कि हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। कीवर्ड क्या याद रखने हैं, बाह्य शक्ति, बाह्य शक्ति जो क्या करती है, तो जो प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करेगी, बच्चे को ही करेगी, जो प्रभावित करती है। आपको क्लियर दिख रहा होगा जी, बिल्कुल मैं बोल के बता रहा हूँ, आप ऐसे ही नोट कर दीजिए। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल कीवर्ड को पकड़ना है परिभाषाओं में, नहीं तो इतनी सारी परिभाषाएं होगी केवल फर्स्ट यूनिट में आप देख रहे हैं। ऐसे कैसे बहुत सारी यूनिट, 5 यूनिटों के अंदर सैकड़ों परिभाषाएं होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो केवल कीवर्ड को पकड़ के परिभाषा याद रखनी है। तो रॉस में क्या है, रॉस कहते हैं कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। दोनों मिलती जुलती है, इसलिए वापस बता रहा हूँ। रॉस कहते हैं कि वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जबकि वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण वह बाह्य तत्व है। ध्यान रखना, वहां पर बाह्य शक्ति थी और ये है बाह्य तत्व। वुडवर्थ कहते हैं वातावरण वह बाह्य तत्व है जो हमें क्या करती है, जन्म से ही प्रभावित करती है। यहाँ केवल प्रभावित करती है और यहाँ पर क्या करती है बताओ, जन्म से ही क्या करती है, प्रभावित करती है। तो दोनों परिभाषाएं आपको याद होनी है, वापस पढ़िए। रॉस क्या कहते हैं कि वातावरण एक शक्ति है। रॉस, रॉब, रॉब क्या होता है, जब आपके पास में शक्ति होती है। तो रॉस क्या है, रॉस कहते हैं कि वातावरण ऐसी बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ कहते हैं कि एक बाह्य तत्व है जो कि हमें जन्म से ही प्रभावित करता है। दोनों मिलती जुलती परिभाषाएं, थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद में एक जो आते हैं वो है जेबी वॉटसन। नाम क्या है, जेबी वॉटसन। कुछ याद आया, मैंने बताया था कि व्यवहारवाद के जनक या पिता किसको कहा जाता है, वॉटसन को। ये वही वॉटसन है। वॉटसन कहते हैं वातावरण के संबंधित में एक फेवर में एक पॉइंट कहते हैं कि आप मुझे आपकी मर्जी के 1 दर्जन स्वच्छ बालक दे दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं उसको वैसा बना दूंगा। आप कहेंगे चोर बनाना है, बना देंगे। आप कहेंगे कि रीड पास करवानी है, करवा देंगे। फर्स्ट एड बनाना है, बनवा देंगे। ये कौन कहते हैं, वॉटसन कहते हैं। इनके कहने का मतलब बच्चे को मैं जैसा वातावरण दूंगा बच्चा वैसा ही डेवलप होकर के वैसा ही रूप धारण कर देगा। तो जेबी वॉटसन कहते हैं कि आप मुझे 1 दर्जन स्वच्छ बच्चे दे दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा बना दूंगा। तो आप मुझे बच्चे दे दीजिए, जैसा कहोगे मैं वैसा बना दूंगा। ऐसी बात कौन कहते हैं, जेबी वॉटसन। तो वातावरण से संबंधित 3 परिभाषाएं